नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अभी से 2 दिन पहले जम्मू के एयरबेस पर हमला हुआ है और ये हमला इस बार का थोड़ा नया है। नया इस मायने में है कि ड्रोन से हमला किया गया है। अब यहाँ पर समझने का ये कोशिश करेंगे कि आखिर ड्रोन आया कहाँ से। क्या वो भारत के एरिया से आया या तो भारत के सीमा पार से आया। ये दोनों प्रक्रिया को समझने का कोशिश करेंगे। अगर सीमा पार से आया तो भेजने का क्या कारण थे, या तो भारत से अगर आया तो कैसे भारत से ड्रोन को उड़ाया गया और कहाँ से उड़ाया गया, ये जांच एजेंसियां जांच कर रही है। समझते हैं, देखते हैं। ये देखिए, जम्मू एयरबेस पर हमला हुआ था। जम्मू के एयरबेस पर हमला हुआ था, ड्रोन से हमला हुआ था। ठीक है, ये हमारा जम्मू एयरबेस है, ANI का न्यूज़ है। ठीक है, जम्मू में ये हमारा एयरबेस है जहाँ पर उसके अंदर में जो भी एयरफोर्स के सारे इक्विपमेंट हैं वो रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, इससे कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई हताहत नहीं हुआ है। अर्थात एक लो इंटेंसिटी का कहें तो धमाका किया गया है। अब इसमें साइन छुपा हो सकता है या तो कुछ और भी मकसद हो सकता है। उसके बाद देखें तो ये नए तरह का खतरा है। इससे पहले सामान्यतः इस तरह से नहीं देखा गया। और खतरा इसमें मूलतः सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे बड़ी खतरा ये है कि एयरबेस के अंदर चला गया ड्रोन। अगर बाहर में इसके पहले कई बार मिले हैं, लेकिन एयरबेस के अंदर कभी इस तरह से ड्रोन प्रवेश नहीं किया था। लेकिन कैसे प्रवेश कर गया, इसको भी समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, जनरली होता क्या है कि हमारा रडार सिस्टम लगा होता है। जहाँ पर भी हमारे मिलिट्री के जो मूल एरिया है, जहाँ पे इक्विपमेंट रखे हुए हैं या तो जहाँ से वो चीज़ें संचालित होती है, वहाँ पे रडार सिस्टम लगा होता है। रडार बहुत बार ये होता है कि छोटे छोटे चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। जैसे पक्षी वगैरह इस तरह से चीज़ें होती हैं, उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता, उनके फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, जिसके कारण से रडार सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया और नहीं डिटेक्ट कर पाने के कारण ये ड्रोन जो है एयरफोर्स के एरिया में इन कर गया। अब देखिए, खतरा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एयरफोर्स सेना के जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो ट्वीट किया गया, उसमें बताया ये गया है कि लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोशन था। ठीक है, संडे मॉर्निंग की ये घटना है। कब की है? संडे मॉर्निंग की घटना है, जिसमें जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया गया। किससे किया गया है? तो ड्रोन से हमला किया गया। एक माइनर सा डैमेज हुआ है। माइनर सा डैमेज क्या हुआ कि जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से जब एक्सप्लोशन गिरा तो बिल्डिंग में वो छत में छिद्र हो गया। ठीक है, और दूसरा ये हुआ कि एक ओपन एरिया में भी एक गिराया गया। मतलब 2 एक्सप्लोशन गिराए गए एयरफोर्स के अकॉर्डिंग। 2 एक्सप्लोशंस गिराए गए हैं, जिसमें से एक छत पे गिरा और दूसरा एक ओपन एरिया में गिराया गया। ठीक है, उसके बाद एयरफोर्स के द्वारा क्या बोला गया कि देयर वाज नो डैमेज इन एनी इक्विपमेंट। मतलब जितने सारे भी इंडियन एयरफोर्स के, यानी हमारे देश के जो इक्विपमेंट थे एयरफोर्स के, उनमें कोई क्षति नहीं हुआ, किसी तरह का हताहत नहीं है या तो किसी तरह का डैमेज नहीं हो पाया। ठीक है, अब उसके बाद जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। अगर आगे देखेंगे तो बाद में एयरफोर्स के द्वारा क्लियर यही किया गया था कि बिल्डिंग का, जो अभी बता रहे थे कि बिल्डिंग में एक छोटा सा छत में होल हो गया था और 1-2 पर्सन थे। 2 पर्सन को थोड़ी सी कैजुअलिटी आई, यानी हल्का सा उन्हें चोट वगैरह आया है, ऐसा एयरफोर्स के द्वारा क्लियर किया गया है। देखिए, ये जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन है, उनका मेन गेट हुआ। ANI के न्यूज़ के द्वारा ये दिखाया गया है। और देखिए एक्सप्लोशन किस तरह से, ये अगर आप एक्सप्लोशन देखेंगे, ये एक्सप्लोशन है, पहला एक्सप्लोशन यहाँ पर ड्रोन से ऊपर से गिराया गया, जिसमें छत में छिद्र हो गया, ये पूरी तरह से छत के नीचे चला गया। एक लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोशन था। और दूसरा था जो ओपन एरिया में गिराया गया था, लेकिन ओपन एरिया जहाँ पर हमारे इक्विपमेंट रखे हुए थे उससे काफ़ी दूर में गिरा था, इसलिए न तो हमारे लोगों को और ना ही किसी इक्विपमेंट को किसी तरह का क्षति हुआ है। आगे समझने का कोशिश करते हैं। अब देखिए, क्या ये पहली बार है या तो इससे पहले भी इस तरह की हरकतें हुई है? देखिए, एयरफोर्स स्टेशन में देखें या तो आर्मी के किसी सेंटर पे देखें, ये पहली बार है कि एयरफोर्स स्टेशन में एक ड्रोन इन कर गया। लेकिन ऐसे ड्रोन कई बार देखे गए हैं भारत में, पर इस तरह से हताहत नहीं हुए थे। और ऐसे ड्रोन को अगर देखें तो कब कब देखा गया है, मैं डेट वाइज इधर सामने दिखाता हूँ। देखिए, पहला बार हमको देखेंगे तो ये 13 अगस्त की बात है। पहला बार आप देखें तो ये 13 अगस्त की बात है।
13 अगस्त, ये 13 अगस्त को देखिए 2019 को अमृतसर के मोहावा एक गांव है, उस मोहावा गांव में पहली बार देखेंगे तो कुछ ड्रोन इक्विपमेंट पुलिस के द्वारा एक क्रश किया हुआ ड्रोन दिखाई दिया था। मतलब रिकवर किया गया था कि किसी क्षेत्र से उसे चलाया गया, जो वहाँ पे क्रश किया हुआ था उसे रिकवर किया गया, पहला चीज़। दूसरा बार देखेंगे तो सितंबर 9, 2019 को 8 ड्रोन से आर्म्स भेजे गए। पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में एक जगह है, उसका नाम है तरन तारन। तरन तारन एक जगह का नाम है। तरन तारन में ही देखेंगे कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे, उन्हें 8 ड्रोन से आर्म्स भेजा गया था और वो आतंकवादियों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि हमें 8 ड्रोन से कुछ एक्सप्लोजन भेजे गए थे। उधर उस वेपन्स भेजे जाते हैं या तो आर्म्स के जो सामान होते हैं वो सीमा के उस पार पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए थे। तीसरा अगर आप देखेंगे तो ये जून 20, 2020 की बात है। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में स्पाई ड्रोन पाया गया जिसे बीएसएफ के जवान ने स्पाई ड्रोन को मार गिराया था। ठीक है, स्पाई ड्रोन था जिसे बीएसएफ के जवान ने मार गिराया था। उसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो सितंबर 19 की बात है, 2020 में लश्कर के 3 आतंकी ड्रोन से वेपन्स पाए। ये भी कुछ आतंकी पकड़े गए थे लश्कर के। उन्होंने बताया कि ड्रोन से हमें पाकिस्तान से वेपन्स भेजे गए थे भारत में। यानी पहले जो लोगों के द्वारा भेजा जाता था, अब बड़ा आसान हो गया है। पाकिस्तान आसानी से उस साइड से ड्रोन के निचले वाले हिस्से में वेपन्स को रख करके आसानी से इस पार कर देते हैं, सीमा पार कर देते हैं। ठीक है, तो 3 आतंकी ड्रोन के बारे में बताया था। अगला आप देखेंगे तो सितंबर 22, 2020 की घटना है। अखनूर सेक्टर है जहाँ पे वेपन्स रिकवर किया गया था अखनूर सेक्टर में, और अखनूर सेक्टर में जो वेपन्स रिकवर किया गया था वो भी ड्रोन के माध्यम से ही पाकिस्तान से भेजा गया था, ऐसा बताया गया है। और अभी जो लास्ट टाइम आप देखेंगे तो ये 27 जून रविवार की यानी संडे के दिन की घटना है, जब पहली बार हमारे एयरफोर्स स्टेशन में ही ड्रोन इन कर गया, रडार डिटेक्ट नहीं कर पाया। हालांकि देखिए इससे कोई बड़ी विशेष क्षति नहीं हुआ। ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट में अभी हाल फिलहाल में आया है कि पाकिस्तान के बारे में ये कहा गया है कि पाकिस्तान बहुत सारे चीप लेवल का यानी सस्ते ड्रोन जो चाइना के द्वारा बनाए जा रहे हैं उसकी खरीदारी किया है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के बारे में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान तुर्की मेड भी कुछ ड्रोन्स खरीदे हैं। और ऐसा कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट ऐसा बताते हैं, जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि ये जितने भी ड्रोन्स पाकिस्तान के द्वारा या तो चीन से या तो टर्की से परचेज किया गया है, उन सब ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ टेरर गतिविधि के लिए किया जा रहा है। ठीक है, हालांकि देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी जो जम्मू एयरफोर्स वाली घटना है इसे सेना ने इस तरह की चीज़ें को क्लियर नहीं किया कि पाकिस्तान के तरफ से आया है या तो कश्मीर में किसी खास एरिया से उसे ऑपरेट किया गया है, अभी तक सेना ने क्लियर नहीं किया है। लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनका यही मानना है कि पाकिस्तान के तरफ से इसे उड़ाया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये समझने का कोशिश करते हैं कि आतंकियों के द्वारा कब कब ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ये जो मॉडर्न वारफेयर है, मॉडर्न वारफेयर के काफ़ी तरीके बदल चुके हैं। ट्रेडिशनल वारफेयर में लोग आगे आकर के लड़ाई लड़ते थे, अब टेक्नोलॉजी इतना आगे निकल चुका है कि तकनीकी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है और उसके बारे में देखिए चर्चा हम करते हैं। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया के दौर के कारण देखेंगे प्रोपेगेंडा बहुत बड़े पैमाना पे चलाया जाता है। यानी कहीं की भी वीडियो कहीं भी दिखा दी जाती है या तो वो उसे बनाया जाता है और बना करके उसके दूसरे देश में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और उससे टेरर गतिविधि के लिए या तो किसी एक बड़े से समुदाय के लोगों के लिए बड़ा आसान होता है उन्हें कन्विंस कर लेना कि किसी क्षेत्र के बारे में हिंसा को दिखा करके किसी अन्य क्षेत्र के लोगों को कन्विंस किया जाता है। अब देखिए, टेररिस्ट ने कब से इस्तेमाल करना शुरू किया है उसको जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, यही ड्रोन है। इस ड्रोन में देखेंगे 4 विंग होता है, एक पीछे छुपा हुआ है, ये 4 विंग होता है। ठीक है, 4 ये उड़ते रहते हैं और इस एरिया में देखिएगा कैमरा लगाया जाता है या तो वेपन्स को रख दिया जाता है और वो उड़ते हुए चलाता है। इस ड्रोन्स की सबसे खास बात क्या है कि जैसे मक्खी होता है ना, तो जो वो किसी खास स्थान पर जाकर के वो देखेंगे तो स्थिर हो जाता है, तो ड्रोन भी इसी तरह से वर्क करता है। आप इसको जहाँ चाहे वैसे रेगुलेट कर सकते हैं और किसी खास स्थान पर आप इसको स्थिर कर सकते हैं और उस स्थान पर आप किसी एक्सप्लोजन्स को गिरा सकते हैं। इसी तरह की चीज़ें
दिखाई देता है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर इस्तेमाल किया गया। ठीक है, देखिए आतंकियों के द्वारा ड्रोन कब कब इस्तेमाल किया गया। सबसे पहली बार 2004 में बताया गया था हिजबुल्लाह के द्वारा। हिजबुल्लाह जो संगठन है, टेरर संगठन है, ये आपको लेबनान में मूलतः पाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि हिजबुल्लाह संगठन को ईरान का काफ़ी सपोर्ट है और ईरान के द्वारा ही फंडिंग वगैरह या तो फिर आप कहें इक्विपमेंट या तो जो भी हो एक्सप्लोसन के एक्सप्लोसिव सामान होते हैं जो हिजबुल्लाह को प्रोवाइड किए जाते हैं। हिजबुल्लाह ने पहली बार स्पाई मिशन भेजा था इजराइल में। यहाँ पर पहली बार पता चला कि आतंकवादियों के पास भी ड्रोन जा चुके हैं। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो 2006 की घटना है। लेबनान, जहाँ की हिजबुल्लाह संगठन है, लेबनान अबाबिल एक ऐसे स्पाई ड्रोन था, उसे फिर से दोबारा भेजा था, जिसे देखेंगे इजराइल के F-16 विमान इसे मार करके उड़ा दिया था। अबाबिल किसके द्वारा भेजा गया? लेबनान के द्वारा भेजा गया था। यानी इस बार हिजबुल्लाह का चर्चा नहीं है, लेबनान गवर्नमेंट का चर्चा है। उसके पहले हिजबुल्लाह जो लेबनान के यहाँ के आतंकी संगठन है उसकी चर्चा थी। यानी लेबनान के द्वारा जो अबाबिल भेजा गया उसे F-16 विमान से मार करके खत्म कर दिया गया। 2012 में देखेंगे तो पहली बार हमास के द्वारा ये दावा किया गया कि हमारे पास भी ड्रोन है। हमास उसी संगठन की बात कर रहे हैं जहां आज फिलिस्तीन देखेंगे तो 2 एरिया में है और दोनों एरिया में दो तरह के संगठन शासन कर रहे हैं। और अगर आज तक के अब तक के न्यूज़ देखेंगे तो जो यरूशलेम के एरिया में महमूद अब्बास का शासन है या तो PLA का शासन है या फतह पार्टी की शासन है, वहाँ पर बड़े पैमाना पे PLA के खिलाफ विरोध हो रहा है, यानी महमूद अब्बास के खिलाफ विरोध हो रहा है। और दूसरे आप देखेंगे जो मेडिटेरियन सी के तरफ में जो गाज़ा का इलाका है, गाज़ा के इलाका में आप देखेंगे हमास का शासन है। और ऐसा लोग मानते हैं कि अगर अब के डेट में चुनाव हो जाए तो यरूशलेम के एरिया में जो फिलिस्तीन के बसावट है वहाँ पर भी हमास ही आ जाएगा। और हमास को दुनिया के बहुत सारे कंट्री टेरर संगठन मानते हैं। ठीक है, लेकिन गाज़ा में इसी का शासन है वर्तमान में। 2012 में हमास ने भी दावा किया कि हमारे पास भी ड्रोन है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो 2014 की घटना है। 2014 के जो सालाना परेड होता है हमास के द्वारा, जो गाज़ा में शासन किया जा रहा था वहाँ पे सालाना परेड ऑर्गेनाइज किया गया। उस सालाना परेड में देखेंगे तो पहली बार ड्रोन को प्रदर्शनी के तौर पे वो शामिल किया और दुनिया के सामने एक तरह से बता दिया कि हमारे पास ड्रोन है। ठीक है, अगला देखेंगे इसी तरह से कुछ और आतंकी संगठन है जैसे मोहम्मद, अलकायदा या तो और भी ऐसे टेरर ग्रुप हैं जो ये दावा करते हैं कि हमारे पास भी इस तरह के ड्रोन हैं और ड्रोन से हम दुनिया के दूसरे देशों में या तो जिस मुल्क के खिलाफ वो कार्य करते हैं वहाँ पे हमला कर सकते हैं, ऐसा दावा करते हैं या वो एक तरह से कहीं धमकी देते हैं। अब देखिए इससे आगे और समझने का कोशिश करते हैं। अगला ये है कि जो वर्तमान समय में, यानी अभी जो वर्तमान समय में अगर ये मान लिया जाए जिस तरह से डिफेंस एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि वर्तमान समय में जो हमला किया गया है, यानी जो वर्तमान समय में हमला है किससे, तो जो ड्रोन से हमला किया गया है, कहाँ, एयरफोर्स स्टेशन पे। इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ऐसा कहते हैं कि हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अब देखो हमले का क्या कारण हो सकता है, क्या संभावित पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या मतलब क्यों हमला करना चाहता है उसके सर्टेन कारण है। कारण को समझने का कोशिश करते हैं और ये पिक अगर ये फोटो अगर आप देखेंगे तो उससे भी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर करते हैं। प्रधानमंत्री के साथ देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अभी जितने भी सारे जो पॉलिटिकल पार्टी थे, जो मुख्य धारा की वहाँ पे पार्टियाँ थी जो पहले रूल कर चुके थे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात हो या तो उमर अब्दुल्ला की बात हो या तो उनके पिता फारूक अब्दुल्ला की बात हो या उसके अलावा अन्य जो वहाँ पर की पार्टियाँ हैं, या तो कांग्रेस पार्टी के लीडर हो गए, भाजपा के लीडर हो गए या तो अन्य छोटे छोटे पार्टियों के लीडर हो गए, भीम सिंह पैंथर्स पार्टी वगैरह के लीडर हो गए। इस सारे दलों के साथ प्रधानमंत्री ने अभी बैठक किया। बैठक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चला। मतलब डेमोक्रेसी में जिस तरह से सहमति बनाई जाती है बहुत तरीके से पॉजिटिव तरीके से चला और सभी दलों ने उस बैठक में भाग लिया और सभी दलों ने एक जो मूल समस्या है, एक जो मूल मुद्दा है जिस पर हामी भरी कि कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होनी चाहिए, कश्मीर को स्टेटहुड दी जानी चाहिए,
ऐसा गवर्नमेंट का भी मानना है और ऐसा पॉलिटिकल पार्टी के भी मानना है। और सब लोग एक सुर में ये बात बोले कि कश्मीर में शांति बहाल हो, कश्मीरियत बहाल हो, अमन और चैन बहाल हो, और शेष भारत से भी बराबर तरीके से कश्मीर और बढ़िया तरीके से जुड़ सके। ठीक है, ये बातें की गई। इन सब बातों के बीच में बहुत सार्थक बैठक था। अब ये पाकिस्तान को थोड़ी ना अच्छा लगेगा, नागवार गुजरेगा अगर कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टी बहुत बेहतर तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अगर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और वहाँ पे पीस प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि पीस प्रक्रिया आगे बढ़े, क्योंकि पीस प्रक्रिया आगे बढ़ने का मतलब है पाकिस्तान के जो हित हैं वो पीछे चले जाएंगे। जो शुरुआती से अपने बनने से वो सपना पाले हुए कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा, वो पीछे चला जाएगा, जो कभी होने वाला है नहीं। ऐसा दूर दूर तक दिखता नहीं और ना ही होगा। इवन ये भले हो सकता है कि जो जिसे वो आज़ाद कश्मीर बोलता है और जिसे हम पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, नो डाउट शायद भविष्य में भारत का हिस्सा बन जाए, शायद भविष्य में वो भारत का हिस्सा बन जाए और बन सकता है, बनेगा ही। ठीक है, तो पहला तो ये चीज़ था कि पीस प्रक्रिया वहाँ पे आगे बढ़ रही, सारे पॉलिटिकल पार्टी भाग ले रहे हैं। आप देखें पीएम के साथ बैठक है, फिर उसके बाद देखिए एक फ़ोटो सेशन है जिसमें प्रधानमंत्री बीच में हैं, वहाँ पर के जो एलजी हैं, और बगल में देखेंगे तो ये सारे लगभग अगल बगल में आपको मुख्यमंत्री दिखेंगे या तो बड़े वहाँ के टॉप लीडर दिखेंगे। और सब ने सहमति दर्शाई कि वहाँ पे लोकतंत्र की पूरी तरह से बेहतर तरीक़ा से बहाली की जाए। दूसरा, अभी वहाँ पर एक परिसीमन आयोग बनाया गया था। जैसे धारा 370 खत्म किया गया, 370 को जैसे ही खत्म किया गया 370 को, तो डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। और उस डीलिमिटेशन कमीशन में करना क्या था? करना ये है कि जितने भी क्षेत्र हैं जम्मू और कश्मीर के, उस क्षेत्र को फिर से विधानसभा क्षेत्रों को डिवीजन करना, यानी ये क्लियर करना, बताना कि कश्मीर के एरिया में कितने विधानसभा क्षेत्र होंगे और दूसरा जम्मू के एरिया में कितने विधानसभा क्षेत्र होंगे, उसको फिर से तय करना। और उसके बाद ये तय करने के बाद, जैसा कि केंद्र सरकार या तो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा पार्लियामेंट में बोला गया था कि इसके बाद वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, या जैसा कि 24 तारीख को अभी जो मीटिंग हुआ है, उस मीटिंग में प्रधानमंत्री या तो केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि जैसे ही परिसीमन आयोग का काम खत्म हो जाएगा वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और ये सब बातें स्वाभाविक है, पाकिस्तान को नागवार गुजरेगा कि वहाँ पर इस तरह से प्रक्रिया संचालित हो। दूसरा देखो, परिसीमन आयोग में भी एक मसला है कि कश्मीर के एरिया में शायद जितना सीट है उतना ही रह जाए। जम्मू के एरिया में ऐसा माना जा रहा है कि 7 सीटें बढ़ सकती है। अगर 7 सीटें जम्मू के एरिया में बढ़ जाती है तो कश्मीर और जम्मू के बीच जो सीटों का गैपिंग था वो कम जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर के विधानसभा में भागीदारी की प्रक्रिया चलेगी। इसे लेकर के भी इस डिस्टर्ब करना चाहता है, या तो इसे लेकर के कश्मीरियों के मन में एक गलत सेंटिमेंट पैदा करना चाहता है पाकिस्तान कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, बशर्ते ऐसा कुछ है नहीं। एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है परिसीमन आयोग, उसका काम है सर्टेन नियम के अनुसार विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण करना, ऐसा नहीं कि उसमें मनमानी किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे भी पाकिस्तान को बोला जा रहा है कि आरोप आपत्ति है। अगला एक संगठन है FATF, इसे 1989 में बनाया गया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF के द्वारा बड़े लंबे समय से देखेंगे तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। ग्रे लिस्ट में उसे डाला जाता है जो टेरर फंडिंग करते हैं, यानी जो टेरर फंडिंग करते हैं। और पाकिस्तान टेरर फंडिंग के गतिविधि में लंबे समय से लिप्त रहा है। जैसे अगर आप वहाँ के कुछ टेरर संगठन का नाम लें तो लश्कर-ए-तोयबा हो गया, जो मूल रूप से कश्मीर में ऑपरेट करता है, या तो जैसे मोहम्मद हो गया, अल-कायदा हो गया, या तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साइड में हक्कानी नेटवर्क है। लगभग सारे संगठन को टेरर फंडिंग करती है। ठीक है, और इसी टेरर फंडिंग के कारण FATF जो है वो लगातार उसे ग्रे लिस्ट में डाले हुए, जिसके कारण दुनिया से उसे सहयोग नहीं मिल पाता है, फंडिंग नहीं मिल पाता है, समझ गए। जिसके कारण वो भी एक तरह से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है, और वो बार बार पाकिस्तान में ये आरोप लगाया जाता है। तो पाकिस्तान के लीडरान के द्वारा ये कहा जाता है कि भारत के कारण पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया, तो FATF के ग्रे लिस्ट में रखा गया। भारत कहाँ से इसमें आ गया? आप फंडिंग करते हो, तो भारत थोड़ी ना बोला था कि आप फंडिंग करो, आप फंडिंग रोक दीजिए, अपने आप उस ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे।
समझ गए, इसमें भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वो क्योंकि भाई जनता को बेवकूफ़ बनाना है पाकिस्तान में, तो सीधा भारत पे आरोप लगा देते हैं। भारत थोड़ी ना डिसाइड करता है FATF के संगठन के बारे में कि वहाँ पे कैसे काम होगा। ठीक है, ये मामला है। अगला देखिए का पॉइंट है कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण। ये बिंदु देखेंगे, कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण। पाकिस्तान को ये बात मालूम है कि जैसे जैसे जम्मू कश्मीर के जो मुख्य धारा के लीडर हैं वो भारतीय सरकार के साथ बैठक करते हुए, यानी सरकार के साथ बैठक करके वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम को बढ़िया से बहाल किया जा रहा है, या तो पीस प्रोसेस बहाल किया जा रहा है, इलेक्शन की प्रक्रिया बहाल हो रही है, तो पाकिस्तान को ये पता है कि धीरे धीरे वहाँ पे शांति स्थापित होगा। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पे शांति स्थापित हो, ताकि जो जम्मू कश्मीर का मसला हो उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण रुक जाए। तो पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि कश्मीर का जो मुद्दा है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए। इसीलिए आप देखेंगे दुनिया के लगभग जितने भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पाकिस्तान को अगर बैठने का जगह मिलता है, वहाँ पे कश्मीर का राग जरूर अलापता है, कश्मीर का राग पाकिस्तान के द्वारा जरूर अलापा जाता है। ठीक है, ये मामला, और हर जगह वो मुँह की खाती है। भारत सरकार या तो भारतीय जो भी वहाँ पे प्रतिनिधि होते हैं, हर जगह वो मुँह की खाती है, कोई नहीं सुनता है किसी संगठन में। ठीक है, अगला है 370, जिसे 370 5 अगस्त 2019 को ख़त्म किया गया था। पाकिस्तान चाहता है कि इसे कश्मीर या तो कश्मीरियों के दिमाग में या जीवित रखा जाए और इसके बहाने से अपने हित को कश्मीर में प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो 370 को भी वो जीवित बनाए रखना चाहता है, जिसके कारण वो बार बार इस तरह के हरकत करता है, या तो इस तरह के हरकत करने के पीछे ये कारण हो सकता है। ठीक है, ये देख लीजिए, नेतृत्व है प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए जो जम्मू कश्मीर से लीडर आए हैं। और इस सबसे बढ़िया चीज़ आपको ये दिख सकता है, जहाँ पे एक ग्रुप फोटो सेशन है जिसमें सारे जम्मू कश्मीर के लगभग पॉलिटिकल पार्टी हैं और सब ये चाहते हैं कि वहाँ पे शांति स्थापित हो। ठीक है, ये मामला है। तो ये कुछ ऐसे कारण हो गए कि जो ये तय करता है, तो कुछ एक्सपर्ट के द्वारा बताए जा रहे थे कि जो ड्रोन से हमला हुआ है वो पाकिस्तान के साइड से हुआ है और पाकिस्तान इसलिए अनस्टेबल करना चाहता है, उसका मूल बिंदु ये है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है इस जो नए खतरा है। नए खतरा क्या है? तो नए खतरा ये है हमारा, नए खतरा ये है कि नया खतरा ये है ड्रोन से हमला। इस तरह के हमला पहले नहीं हुए, लेकिन इस तरह के हमला दुनिया में पहले हो रहे थे। खास करके अगर इजराइल के बारे में आप पढ़ेंगे तो इजराइल पे बहुत पहले 15-20 साल पहले से चीज़ें हो रही थी। और इजराइल के बारे में देखिए घटना बता देता हूँ। जब पहली बार इजराइल पर इस तरह के घटना घटित हुआ था तो इजराइल इसे यूएन में लेकर के गया था। जब यूएन में लेकर के गया, कोई नहीं वहाँ पे सुना। जब कोई नहीं सुना तो इजराइल ने अपना पूरा स्ट्रैटेजी ही चेंज कर दिया, और स्ट्रैटेजी चेंज करने के बाद वो इसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया। और ये आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि इजराइल डिफेंस के दुनिया में, डिफेंस के रिसर्च के दुनिया में सबसे आगे है। अभी भी जितने भी इक्विपमेंट का बात करेंगे, कुछ ऐसे मिसाइल्स की बात करेंगे, वेपन्स की बात करेंगे, वो ज़्यादातर सब इजराइल के वेपन्स हैं। अभी हाल में देखिएगा तो रिसेंट टाइम में क्या हुआ था, इजराइल पर फिलिस्तीन यानी गाजा के तरफ से बड़े पैमाना पे रॉकेट दागे गए थे। ठीक है, इस रॉकेट दागने के क्रम में इजराइल के द्वारा एक और कार्य किया गया था, और वो कार्य ये था कि इजराइल नेवी सिस्टम यानी पानी के अंदर भी ड्रोन से हमला किया जा सकता है, नेवी पर, नेवी के जहाज पर। और हमास के एक पानी के अंदर यानी पानी के अंदर के ड्रोन को तबाह किया है, यानी खत्म किया है। यानी अभी जो हम लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ड्रोन सिर्फ आसमान में आएगा, आसमान के तरफ से ही आता है, नहीं, ये पानी के अंदर से भी खतरा है। और खतरा मूलतः किनके लिए? जो नेवी के जहाज हैं उनके लिए, पनडुब्बी जहाज है उनके लिए है। तो ये भी सोचना पड़ेगा भारत सरकार या तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं वो उनको सोचना होगा और सोच रहे होंगे। अब देखिए, नए खतरा जो ड्रोन है इनका उपाय कैसे सुझाया जाएगा? तो बहुत सारे जो डिफेंस के एक्सपर्ट बोल रहे थे, जिनसे मैंने कलेक्शन किया कुछ बिंदु, उनको सुनने के बाद ये लगा कि उनका ये कहना है कि डीआरडीओ के द्वारा कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया जाए। या तो हम अपना डेवलप कर ले या अपना कुछ डेवलप कर ले। डीआरडीओ इस पर नो डाउट लगी हुई है। ठीक है, दूसरा ये है कि या तो हम किसी से परचेज कर लें, या हम किसी से क्या कर ले, परचेज कर लें। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो जितना जल्दी डेवलप कर लें या तो परचेज कर लें। डेवलपमेंट की प्रक्रिया चलते रहनी चाहिए। तत्काल
खरीद करके सुरक्षा स्थापित की जानी चाहिए। दूसरा देखिएगा, अभी हाल फिलहाल में जो सबसे ज़्यादा एक इक्विपमेंट चर्चा में था वो था आयरन डोम। और ये आयरन डोम किसका है? ये आयरन डोम इजराइल का है, ये इजराइल का है। आप देख सकते हैं ये आयरन डोम, पीछे के भी वीडियो में इसके बारे में मैंने चर्चा किया है, जो इजराइल फिलिस्तीन विवाद जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी चर्चा किया। आप ये आयरन डोम का फोटो देख सकते हैं। कार्य कैसे करता है? हमास के तरफ से एक एक बार में 100 रॉकेट दागे जा रहे थे। आयरन डोम इसे क्या करता है? आयरन डोम इसे आसमान में ही खत्म कर देता है। यानी आयरन डोम और लगभग 90% रॉकेट को ही खत्म कर देता है। पहले वो टारगेट सेट करता है और फिर आसमान में ही खत्म कर देता है। हालांकि इसके कार्य करने के तरीके अलग हैं, थोड़ा महंगा पड़ता है। तरीका क्या अलग है? जो सिविलियन एरिया में रॉकेट आता था उसे इजराइल खत्म कर देता था, और जो ओपन एरिया में आता था उसे गिरने देता था, क्योंकि उससे सिविलियन को कोई खतरा नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से कार्य करता है कि आसमान में ही रॉकेट को ध्वस्त कर देता है। तो पहला तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि आयरन डोम परचेज कर लें इजराइल से, ताकि इस तरह के कोई भी आसमान से इस तरह की गतिविधि हो उसको आसमान में ही समाप्त कर दिया जाए। दूसरा एक है, इजराइल का ही लेजर वेपन है। लेजर वेपन आप ये देख सकते हैं, ये फोटो में आप देख सकते हैं। ये देखिए लेजर, इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है लाइट का, जिससे इतने हैवी ऊर्जा निकलता है कि आसमान से कोई भी वस्तु आने वाली, उस पर अगर लेजर ये कैसे किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है, उसे आसमान में ही जला करके राख कर देता है। ये आप देखिए लेजर के बीम निकल रहे हैं और ये देखिए आसमान में ही जला करके राख कर दिया, कोई भी बिंदु को जला करके राख कर देता है। तो ड्रोन हो या तो कुछ इस तरह का विमान हो या इस तरह का कोई भी चीज़ अगर आसमान से हमारे लिए खतरा बनता है तो लेजर बीम के सहारे, लेजर बीम से हम उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं। तीसरा, जो डिफेंस के एक्सपर्ट थे, जो विभिन्न न्यूज चैनलों पर बात कर रहे थे तो विभिन्न आर्टिकलों में आ रहा था, एक चर्चा किया था स्मैश 2000 टेक्नोलॉजी को। स्मैश 2000 टेक्नोलॉजी, स्मैश 2000 टेक्नोलॉजी क्या है? ये देखिए स्मैश 2000 टेक्नोलॉजी है। एक सैनिक है, एक बंदूक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लेजर लगा हुआ रहता है, ठीक है, एक हाई सेंसिटिव कैमरा लगा रहता है, लेजर नहीं कैमरा लगा रहता है। और ये देखिएगा कोई इक्विपमेंट, कोई इस तरह का वस्तु या ड्रोन या कुछ इस तरह से आ रहा है, एक बार इस कैमरा में क्या होता है, लॉक हो जाता है, टारगेट लॉक हो जाता है। और टारगेट जब लॉक हो जाता है तो जैसे जैसे आपको घूम रहा है उसी तरह से ये चलता है, डायरेक्शन देता है और फिर उसको आसानी से उड़ा दिया जाएगा। यानी बैठे बैठे टारगेट को लॉक करेंगे और उड़ा देंगे। समझ रहे हैं, ये मामला है। तो एक डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि स्मैश 2000 टेक्नोलॉजी जो है उसको परचेज कर लिया जाए। एक टेक्नोलॉजी स्काई लॉर्ड यूएसए में, और ये स्काई लॉर्ड जो टेक्नोलॉजी, ये भी इजराइल का टेक्नोलॉजी है। आप देखिए जितने भी टेक्नोलॉजी की हमने बात की वो सब इजराइल के टेक्नोलॉजी हैं। और देखिए हैरानी की बात है कि इजराइल से यूएसए परचेज किया है, हाल में इजराइल से यूएसए परचेज किया है। और ये कैसे काम करता है आप देखिए, ये स्काई लॉर्ड है। बच्चे का आप गेम देखे होंगे, बच्चा जब गेम खेलता है तो हाथ में वो रखा रहता है बटन वाला, और उससे वो कुछ उड़ाते रहता है। इस स्काई लॉर्ड में क्या होता है कि वो गेम की तरह होता है, जो ड्रोन को हम आगे की ओर उड़ाते जाते हैं अपने जहाँ पे हमें टारगेट सेट किया है, और पीछे से सैनिक जो होते हैं उसको देख करके फॉलो करते जाते हैं और अपना कार्य करते जाते हैं, नहीं खत्म करते जाते हैं सारी चीज़ें, जो खतरे, संभावित खतरे हैं उसे समाप्त करते जाते हैं। ये इसे बोलते हैं स्काई लॉर्ड। स्काई लॉर्ड इस तरह का एक वेपन्स है। अगला देखो, ये तो ये उपाय हो गया आपका, यानी क्या खतरा का कारण है, पाकिस्तान अगर कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है, उससे निपटा कैसे जाए, उसके पहले आतंकवादियों के हाथ में कैसे वेपन्स गए, या तो कब कब भारत में इस तरह की चीज़ें पाई गई है, सारी चीज़ों को हमने चर्चा किया है। जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया गया, उसका चर्चा किया, क्या डिस्ट्रक्शन हुआ एयरफोर्स ने जैसा बताया, या तो उसका जो फिगर है वो हमने बताया। अब देखो कुछ ऐसे छोटे चीज़ हैं जिनके बारे में कहते हैं। ये अभी पीछे में चर्चा कर रहे थे अंडर वाटर ड्रोन। हम और हमारे देश को ऊपर से जो ड्रोन हमला हो रहा है इससे आगे जाकर के सोचना होगा, यानी पानी के अंदर जो भी हमला हो रहा है उस पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। और नो डाउट भारतीय सरकार इस पर कार्य कर रही होगी, पहल कर रही होगी। पहला चीज़ है, एक हमने आपके लिए एक बिंदु दिया है, एक मूवी आया था 2015, इट में भी 2015 और 16, आई इन द स्काई। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि
एक कमरा में बैठ करके आप अपने टारगेट को सेट करके आप अपने टारगेट को खत्म कर सकते हैं। ड्रोन कैसे रेगुलेट होता है? ड्रोन इसी तरह से तो रेगुलेट होता है। आप किसी कमरे में बैठ जाएं, तो किसी एरिया, खास एरिया में बैठ जाएं और वहां से ड्रोन को आप रेगुलेट करते रहिए। इस मूवी में ड्रोन के ही बारे में किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में चर्चा किया गया, तो अगर वक्त मिले तो इसको देखिएगा। और है एक NK-1 प्रीडेटर, ये अमेरिका का ड्रोन है, जो ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतर ड्रोन सिस्टम है। ठीक है, NK-1 प्रीडेटर, ये मामला है। तो इस तरह से कुछ बिंदु थे जिनकी हमने चर्चा किया, और धन्यवाद।